लिए तो फिर से हम लोग देखते हैं पहला चैप्टर जो हम लोग कल देखे थे, ठीक है ना। यानी हिंदी का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे कल, बातचीत। कौन सा पाठ पाठ पढ़े थे? बातचीत, ठीक है ना। तो बातचीत जो पाठ पढ़े थे, इस पाठ का आज हम लोग एमसीक्यू प्रश्न और प्रश्न उत्तर, ठीक है ना। यानी इसमें का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न और क्वेश्चन आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ समझिए कि जब तक आप कल का वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये वीडियो जो है आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कल का पहले वीडियो देखकर तब इस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, तो बातचीत, ठीक है ना। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी जो बातचीत पाठ है इसका निबंधकार कौन है, यानी इस पाठ को किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट। किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हुआ कि बातचीत पाठ को किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट, अर्थात बातचीत पाठ का लेखक। बातचीत पाठ का लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है ना। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के हैं? तो आपको बताया कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के है, तो भारतेंदु युग के है। किस युग के है? भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछे कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के हैं, ठीक है ना। काल कहेगा तो आप क्या कहिएगा? आधुनिक काल। आधुनिक काल। युग कहेगा तो आप क्या बोलिएगा? भारतेंदु। भारतेंदु युग। अगर शताब्दी पूछेगा तो शताब्दी आप क्या बोलिएगा? बीसवीं। बीसवीं शताब्दी, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बातचीत जो है किसके द्वारा लिखा गया है? बातचीत पाठ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और ये बातचीत पाठ की कौन सी विद्या है? अगर पूछेगा कि यह विद्या कौन सी है, तब आप बोलिएगा साहित्य। या फिर शॉर्ट में भी आप याद रख सकते हैं सिर्फ निबंध, ठीक है ना। अगर साहित्य की विधियाँ पूछे तो निबंध, या फिर नहीं देगा तो ललित निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ललित निबंध। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका दे देगा, ठीक है, निबंध या ललित निबंध। चौथा क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन वही है कि बातचीत जो है वो गद्य की कौन सी विद्या है? तो बातचीत जो पाठ है गद्य की कौन सी विद्या है? वो ललित निबंध है। कौन सी? ललित निबंध। पांचवा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में। कब हुआ था? 23 जून 1844। और कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगर निधन की बात करेंगे तो इनका निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 में इनका निधन हुआ था, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। 6 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ, यानी कहाँ रहते थे, इनका निवास स्थान कहाँ? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। जन्म कब हुआ था? जन्म तो 23 जून 1844। निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। 7 नंबर क्वेश्चन वही है कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु अभी आपको बताया 20 जुलाई 1914। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 20 जुलाई 1914। 8 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। अब इनके पिताजी पेशा से क्या थे? यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशा से क्या थे? तो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम तो बेनी प्रसाद है। अगर माता का नाम पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था, तो पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। ये पार्वती देवी की प्रवृत्ति अगर पूछेगा तो सुसंस्कृत महिला थी। कैसी? सुसंस्कृत। सुसंस्कृत महिला, ठीक है, सुसंस्कृत महिला। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद से अच्छा एक क्वेश्चन और अब यहाँ से बन जाएगा
जो बालकृष्ण भट्ट की माता थी, ये बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई थी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशा से क्या थे। तो अभी बताया कि इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। इनका पिता जो थे पेशा से क्या थे, तो व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर व्यापारी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था। तो अभी बताएं, इनके माता का नाम क्या था, पार्वती देवी था। और ये पार्वती देवी जो थी वह, इनकी प्रवृत्ति कैसी थी, तो सुसंस्कृत महिला। ठीक है, अगर पूछेगा, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और हम लोग देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि किसने जगाई। तो आप आंसर क्या बोलिएगा, उनकी माता। ठीक है, उनकी माता नहीं देगा तो ऑप्शन में पार्वती देवी दे देगा। क्या दे देगा, पार्वती देवी। ठीक है, क्या दे सकता है, पार्वती देवी। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट तक। उसके बाद से हम लोग 10 नंबर, यानी टोटल आपका 10 क्वेश्चन हुआ। 10 क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट के माता जो थी वह क्या थी, तो एक सुसंस्कृत महिला थी। क्या थी, सुसंस्कृत महिला थी। और इनके मन में अध्ययन की रुचि जगाई थी। बालकृष्ण भट्ट के मन, यहाँ पे कल वाला पॉइंट ही बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि किसने जगाई थी, तो उनकी माता। उनकी माता का नाम क्या था, तो पार्वती देवी। क्या नाम था, पार्वती देवी। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन का देखिए, हिंदी प्रदीप। ठीक है ना, कौन सा, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो मासिक पत्रिका है वह किसके द्वारा निकाला गया था। तो कल हम लोग पढ़े थे, बालकृष्ण भट्ट की पहली पहली मासिक पत्रिका। तो बालकृष्ण भट्ट की पहली मासिक पत्रिका का नाम क्या था, हिंदी प्रदीप। क्या नाम था, हिंदी प्रदीप। इसको निकालना कब प्रारंभ किए थे, 1877 में। कितने वर्षों तक चलाते रहे थे, तो 33 वर्षों तक चलाते रहे थे। कितने, 33 वर्षों तक। किसकी प्रेरणा से वो निकलना प्रारंभ किए थे, तो बताए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट को जो आप जो है वो नोट रखिएगा, कल भी बताए थे हम लोग। तो देखो अब बताइए कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। हिंदी प्रदीप क्या था, तो ये मासिक पत्रिका था। क्या था, मासिक पत्रिका। किसने निकाला था, तो बालकृष्ण भट्ट। किसने निकाला था, बालकृष्ण भट्ट। कब, 1877 में। कितने वर्षों तक चलाते रहे, तो 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितने, 33 वर्षों तक। देखिए, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप जो उनका पहला मासिक पत्रिका था। हिंदी प्रदीप क्या है, तो एक मासिक पत्रिका है। क्या है, मासिक पत्रिका। तो बालकृष्ण भट्ट जो जो उनका पहला मासिक पत्रिका था उसको कितने वर्षों तक चलाते रहे, 33 वर्षों तक। प्रारंभ कब किए थे, 1877 में। कब, 1877 में। उसके बाद से आगे की बालकृष्ण भट्ट की पहली मासिक पत्रिका का नाम क्या था। जिनकी पहली मासिक पत्रिका का नाम क्या था, हिंदी प्रदीप। क्या नाम था, हिंदी प्रदीप। किसकी प्रेरणा से निकलना प्रारंभ किए थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकलना कब प्रारंभ किए थे, 1877 में। 33 वर्षों तक चलाते रहे थे। कितने,
33 वर्षों तक चलाते रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से निकलना प्रारंभ किए थे। चलिए, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसकी प्रेरणा से निकलना प्रारंभ किए थे? तब कहिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। किसकी? भारतेंदु। प्रेरक व्यक्ति आप कह सकते हैं। और कब प्रारंभ किए थे? तो 1877 में 33 वर्षों तक चलाते रहे थे। कितने? 33 वर्षों तक चलाते रहे थे। 19 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के स्टील और एडिशन की श्रेणी में। कल बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट को किसको? बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य की श्रेणी में रखा गया, तो एक स्टील की श्रेणी में रखा गया है और दूसरा जो एडिशन की श्रेणी में। ठीक है, स्टील और एडिशन की श्रेणी में। स्टील की श्रेणी और एडिशन की श्रेणी में किसने रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, हिंदी का एडिशन और स्टील किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के स्टील और एडिशन की श्रेणी में किसने रखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा है? तो दोनों की श्रेणी में, अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अंग्रेजी साहित्य के स्टील। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट को किसने निबंधकार के रूप में अंग्रेजी साहित्य के स्टील एडिशन के श्रेणी में रखा है? तो अभी हम लोग देखे रामचंद्र शुक्ल ने। बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अभी बताया, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है ना, इनकी प्रेरणा से जो वो मासिक पत्रिका पहले निकाले थे। संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? तो बताए थे लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, ये लाला श्रीनिवास दास की ये जो है संयुक्ता स्वयंवर था, लेकिन वही अगर दमवंती स्वयंवर, ठीक है ना, दमवंती स्वयंवर, अगर ये दमवंती स्वयंवर कहेगा तब आपका बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। किसका? बालकृष्ण भट्ट का। तो संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास का। अभी इस चैप्टर में ये लाला श्रीनिवास दास कौन है? तो आपको कल भी बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट जो रहते हैं ना, वो 1886 में, कब? 1886 में जो है वो इनकी क्या करते हैं? आलोचना करते, इसलिए इसका नाम दे दिया है। बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब किए थे? 1881 में। अच्छा, कुछ यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट जो है इस पे देख लेते हैं। सबसे पहले आप जो है जन्म याद रखिएगा 1844, निधन याद रखिएगा 1914। उसके बाद से जो है वह एंट्रेंस की परीक्षा 1867। किस स्कूल से? तो प्रयाग के मिशन स्कूल। ठीक है, और इसी प्रयाग के मिशन स्कूल में जो अध्यापन का कार्य करते हैं। किसका कार्य? अध्यापन। 1869 से 75 तक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर 1881 में जब वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा करते हैं, वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा। अठारह में हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हिंदी प्रदीप, इसको याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का एडिशन। अब एडिशन मान लेते हैं पूछा जा चुका है, स्टील कह सकता है। ये हिंदी साहित्य का स्टील किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को। किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। और किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? आपको बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक थे? भारतेंदु युग के। और ये जो निबंध लेखन की दृष्टि से यह युग कैसा था? तो उर्वर युग था। कैसा? उर्वर। ठीक है ना, उर्वर। अच्छा, अधिकतर आप देखिएगा वेबसाइट या गाइड में तो प्रगतिशील, जो कि गलत है। ठीक है ना, ये भाषा के आसपास पाठ जब समाप्त हो जाते हैं तो भाषा के आसपास की कुछ बात देता है ना, उसी में से क्वेश्चन दिया गया है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो बताए थे कि अगर युग पूछेगा तो भारतेंदु युग, काल कहेगा तो क्या हो जाएगा? आधुनिक काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधुनिक काल।
अगर शताब्दी कहेगा शताब्दी, तो शताब्दी हो जाएगा 20वीं शताब्दी। ठीक है। 28 नंबर है कि भट्ट निबंधमाला कितने खंड में प्रकाशित है? तो 2 खंड में प्रकाशित है। इन्होंने कुल जो है 1000, कितना 1000 निबंध लिखे हुए हैं। कितने निबंध? 1000 निबंध लिखे हुए हैं, जिसमें से 100 से ऊपर, कितना 100 से ऊपर क्या है, महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 29 नंबर है कि बालकृष्ण भट्ट 1869 से 75 तक किस स्कूल में अध्यापन किए थे? तो आपको बताएं कि प्रयाग के मिशन स्कूल में। ठीक है ना। इसी स्कूल में जो है एंट्रेंस की परीक्षा भी दिए थे। एंट्रेंस एंट्रेंस की परीक्षा किस स्कूल में दिए थे? तो प्रयाग के मिशन स्कूल में। और इसमें पढ़ाई भी, अध्यापन भी किए, कब से कब तक? तो 1869 से 1875 तक। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, प्रयाग के मिशन स्कूल में बालकृष्ण भट्ट कब से कब तक अध्यापन एवं पढ़ाए थे? तो 1869 से 1875 तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि वाक शक्ति के बिना सृष्टि जो है कैसी होती। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं, उससे पहले कुछ रचना का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं। इसको एक बार और रिवीजन आप कर लीजिएगा। तो रचना के नाम में आप याद रखिएगा, रचना के नाम में आप याद रखिए दमवंती स्वयंवर, दमवंती स्वयंवर। उसके बाद से रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, जैसा काम, जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक है। और 100 से जान 1000, ऐसे करके जो है उसको याद रखिएगा। ठीक है। तो 4 आपको रचना का नाम याद रखना है। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाक शक्ति के बिना सृष्टि कैसी होती। तो वाक शक्ति के बिना जो है ना पूरा का पूरा सृष्टि जो है ना तो क्या होती, गूंगी होती। कैसी होती, गूंगी। ठीक है। यदि मान लेते हैं कि वाक शक्ति का मतलब क्या होता है, तो बोलने की शक्ति। क्या होता है, बोलने की शक्ति। तो अब आप ही बताइए कि अगर हम लोग नहीं बोल सकते, किसी में भी अगर बोलने की शक्ति नहीं रहती, अगर ये वाला शक्ति नहीं रहता, तो पूरा कैसा रहता, गूंगी रहती। यानी हम लोग नहीं बोल पाते, यानी कोई भी मनुष्य जो नहीं बोल पाता, तो सभी सृष्टि जो है ना संसार में क्या होती, गूंगी होती। चलिए यहाँ से क्वेश्चन, किसके न होने से जो सृष्टि है वो गूंगी प्रतीत होती। तो अभी हम लोग देखिए वाक शक्ति, ऑप्शन नंबर डी, वाक शक्ति का अर्थ बोलने की शक्ति। अगर कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता, तो सारी जो सृष्टि है वो गूंगी प्रतीत होती। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है। तो कल बताए थे कि हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं, ठीक है, मवाद या धुआं, तो हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, जमा रहता है, वह किसके जरिए? तो बातचीत के जरिए। ठीक है ना। बातचीत के जरिए क्या बनकर निकल जाता है? तो वाष्प या भाप बनकर निकल जाता है। तो फिर हमारा मन जो है कैसा हो जाता है? तो हल्का एवं स्वच्छ। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इस पॉइंट पर याद रखिएगा। तो अब आप बताइए 33 नंबर क्वेश्चन, बातचीत के जरिए भाप बन के क्या निकल जाते हैं? तो मवाद या धुआं। इसका मतलब होता है कि जो दुख वाली बात, यानी हमारे हृदय में जो दुख वाली बात होती है ना, तो किसी से भी हम लोग बातचीत करते हैं तो वह जो है ना एक वाष्प की तरह जो है निकल जाता है। संवाद में, यानी संवाद होता है कि दो आदमी के बीच की बातचीत। ठीक है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो आप याद रखिएगा आत्मीयता, यानी अपने अंदर की बात कंट्रोल करके, नियंत्रण करके बातचीत करने संवाद में जरूरी होती है। कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नक्शे मैंने कल बताए थे, 3। अगर असल बातचीत कहेगा, असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? तो आप कहिएगा 2। ठीक है। एडिशन का विचार था, किसका विचार था? एडिशन का। उसके बाद से कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नक्शे मानी जाती है? तो 3। कितने? 3। कितने लोगों की बातचीत की आकृति त्रिकोण होती है? ये भी आप याद रखिएगा, 3। उसके बाद से एक और आप याद रखिएगा कि कितनी कानों में, कितनी कानों में पड़ी बात
खुल जाती है। तो कितनी कानों में पड़ी बातें खुल जाती है? तो 6 कानों में, यानी 3 आदमी के बीच में, ठीक है, 3 आदमी 6 कानों के बीच में। उसके बाद से 4 से अधिक की बातचीत, 4 से अधिक की बातचीत, यानी 4 से अधिक आदमी बातचीत करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? तो राम रमौवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राम रमौवल। तो ये हम लोग कल भी समझे थे, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। 36 नंबर, किस शक्ति के बिना सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो वाक शक्ति के बिना। स्पीच से किसका ढंग निराला है? तो स्पीच से जो है ना वह घरेलू बातचीत का जो ढंग है वो क्या निराला है। देखो स्पीच का अर्थ क्या होता है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो सुनने वालों के मन में जोश एवं उत्साह पैदा कर देना। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? सुनने वालों के मन में जोश एवं उत्साह पैदा कर देना। ये थोड़ा सा कठिन काम है। क्या है? ये जो है कठिन काम है, लेकिन वही घरेलू बातचीत होता है वो समझो कि इसका जो तरीका ही होता है ना बहुत निराला तक मुंह हो लेता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि स्पीच से घरेलू बातचीत का ढंग क्या है? वह निराला है। देखिए स्पीच का उद्देश्य क्या है? तो अभी बताया, मन में जोश एवं उत्साह पैदा कर देना, यानी उसको भर देना। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। 39 नंबर है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था। किसने? एडिसन। वहीं कहा था बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन। किसने कहा था? बेन जॉनसन। लेकिन यहाँ पे पूछा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था। किसने कहा था? एडिसन। अच्छा ये बताइए कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि असल बातचीत, ठीक है ना, असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है? तो आप क्या कहिएगा? 2 व्यक्तियों में हो सकती है। कितने? 2 व्यक्तियों में हो सकती है। किसका विचार है? तो एडिसन साहब का विचार है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का गुण और दोष का पता कैसे चलता है? तो बोलने से। कैसे? बोलने से। ठीक है ना, यानी गुण और दोष का पता, यानी उसके साक्षात्कार। ठीक है ना, कह सकते हैं साक्षात्कार कैसे होता है? तो बोलने से ही उसके मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है। असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है? तो 2 व्यक्ति में हो सकती है। जो असल बातचीत होती है वो 2 व्यक्ति में हो सकती है, अर्थात जब 2 व्यक्ति होंगे तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बात कर सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों की बातचीत करने से त्रिकोण आकृति बन जाती है? तो 3। ये भी बताए थे कि अंगूठी की नग से जम जाती है, गड़ जाती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 4 या 4 से अधिक लोगों की बातचीत क्या कहलाती है? तो राम रमोवल। क्या कहलाती है? राम रमोवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं असल बातचीत कितने लोगों के बीच? तो 2 व्यक्ति के बीच असल बातचीत कहलाती है। मुख्यतः कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है? तो 6। देखिए अगर आदमी कहेगा ना, आदमी, कितने आदमी के बीच पड़ी बातें, तब आप कहिएगा 3। लेकिन यहाँ पे क्या करे? कान पूछ रहा है। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है? कान। तो एक आदमी के बीच 2 कान होते हैं। कितने? 2 कान। तो 3 आदमी कितने हो जाएंगे? तो 6 कान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बूढ़ों की बातचीत कैसी होती है? तो हम लोग कल देख रहे थे मुख्य प्रकरण। क्या देख रहे थे? मुख्य प्रकरण। तो उसमें बूढ़ों की बातचीत हम लोग देखे थे ना कि बूढ़ों की बातचीत क्या होती है? तो जमाने की शिकायत करना, बाबा आदम की जो बात छेड़ देना जिसमें 4 गो सच बोलेंगे 10 गो झूठ बोलेंगे, नौजवान की निंदा करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है ना, उपयुक्त सभी, का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन, खोड़े दांत निकाल के कौन लड़ने लगते हैं? तो 2 बूढ़ियों। इसमें भी हम लोग कल देखे थे कि 2 बूढ़ी रहेगी तो वह क्या बात करेगी? तो बहू बेटी वाली हुई तो बेटे और बहुओं की, ठीक है ना, बेटे और बहुओं की गिला शिकवा करेगी। ठीक है, गिला शिकवा करेगी। और अंत में क्या? और अंत में जब वह खोड़े दांत निकाल कर वह लड़ने लगती है।
47 नंबर क्वेश्चन है कि बात करने का हुनर। तो बात करने का हुनर का हम लोग क्या कहते हैं, तो आर्ट आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो कहाँ के लोगों में पाई जाती है, तो यूरोप के लोगों में पाई जाती है। कहाँ के लोगों में पाई जाती है, यूरोप के लोगों में पाई जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाई जाती है, यूरोप के लोगों में पाई जाती है। इसकी पूर्ण शोभा किसमें है, पूर्ण शोभा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की पूर्ण शोभा किसमें, तो आप कहिएगा काव्य कला, काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली। ठीक है, काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में इसकी पूर्ण शोभा है। रॉबिन्सन क्रूसो कल इनका किस्सा आपको सुनाए थे कि रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको 16 वर्षों तक, कितने, 16 वर्षों तक मनुष्य को मुख को नहीं देखने को मिला था, मनुष्य के मुख को देखने को नहीं मिला। फिर 16 वर्ष के बाद, कितना, 16 वर्ष के बाद किसके मुख से, तो फ्राइडे के मुख से, किसके, फ्राइडे के मुख से पहली बार इन्होंने बात सुनी। ठीक है, तो वहीं यहाँ से क्वेश्चन बना है कि रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी, तो फ्राइडे के मुख से, किसके, फ्राइडे के मुख से बात सुनी। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की पूर्ण शोभा किसमें पाई जाती है, तो अभी हम लोग देखें कि काव्य कला, कौन सा, काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में पाई जाती है। प्रपंचात्मक संसार की सबसे भारी आईना क्या है, तो कल बताए थे कि प्रपंचात्मक संसार की सबसे भारी आईना क्या है, तो हमारी भीतरी मनोवृत्ति। कौन सी है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति है। अच्छा ये बताइए कि ये जो हमारी भीतरी मनोवृत्ति है वो प्रति क्षण, ठीक है, प्रति क्षण कैसे 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 रंग दिखाया करती है, तो आप क्या कहेगा, नए नए, हमेशा, यानी जो मन है ना, हमेशा नए नए रंग जो है वो दिखाया करती है। हमारे भीतरी जो है मनोवृत्ति प्रति क्षण अलग अलग रहेगा, कैसे कैसे रंग दिखाती है, तो नए नए, कैसे, नए नए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे करें कि सुहृद गोष्ठी, क्या करें, सुहृद गोष्ठी, सुहृद गोष्ठी जो किसका नाम है, तो सुहृद गोष्ठी किसका नाम है, तो चतुराई से बात करने पर, हम लोग चतुराई से बात करने को क्या कहते हैं, सुहृद गोष्ठी कहते हैं। जहाँ पे आपको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बताए थे, वहीं से वाला पॉइंट से क्वेश्चन निकला हुआ है कि सुहृद गोष्ठी किसका नाम है, तो चतुराई से बात करने को हम लोग सुहृद गोष्ठी कहते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने आप से बात करना। आप इसको एक भाषा में कह सकते हैं आत्मवार्तालाप, क्या कह सकते हैं, आत्मवार्तालाप। संवाद में महत्वपूर्ण क्या है, तो संवाद में आत्मीयता, क्या महत्वपूर्ण है, आत्मीयता महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 54 हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा कि बातचीत निबंध में बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट किसे वरदान की भांति बताते, तो किसे वरदान की भांति बताते हैं, तो वाक शक्ति को, किसे, वाक शक्ति को। ठीक है, वाक शक्ति को वरदान की भांति बताते हैं। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार, यानी जो भी मनुष्य है उसके गुण दोष का पता है, ठीक है ना, गुण दोष का पता कैसे होता है, तो बोलने से, कैसे होता है, बोलने से। अच्छा एक क्वेश्चन और आप देख लीजिएगा कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा था, यह किसने कहा था, तो यह किसने कहा था, तो याद रखिएगा बेन जॉनसन, किसने कहा था, बेन जॉनसन।
असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकती है, किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत से मन जब किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, मन को हम लोग अगर याद रखिएगा शब्दार्थ पूछ सकते हैं कि मन को हम लोग चित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्त। हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो कैसे बाहर निकल जाते हैं? तो बातचीत के जरिए। ठीक है ना। और फिर हमारा मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह क्या बनकर निकल जाता है? तो देखो, यहाँ से तो भाप दे दिया है लेकिन वाष्प नहीं दिया है, तो कभी कभी क्या करेगा? वाष्प भी ऑप्शन में दे सकता है, तो वाष्प या भाप बनकर, लेकिन ज्यादा जो संभावना है ना वो आपका भाप का ही रहेगा। ठीक है, तो भाप बनकर वह निकल जाता है। बतकही किन लोगों में होती है? तो अभी आपको बताया कि असल बातचीत दो व्यक्ति में, कितने? दो व्यक्ति में। राम रमोवल, राम रमोवल, चार या चार से अधिक व्यक्ति में। और बतकही की अगर हम लोग देखेंगे, बतकही यह अशिक्षित लोगों में। कैसे? अशिक्षित, यानी जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहते वो बतकही करते हैं। ठीक है, तो बतकही किन लोगों में होती है? तो अशिक्षित लोगों में होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से 61 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में एडिसन का क्या विचार है? तो बताएं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात दो व्यक्ति रहेंगे तो अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन का है कि मन रमाने का ढंग किसमें? तो बातचीत में। किसमें? बातचीत में, अर्थात घरेलू बातचीत में कह सकते हैं, घरेलू बातचीत। चलिए, उसके बाद से 62 नंबर क्वेश्चन हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या विचार है? अभी हम लोग देखे, देखो, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसका विचार है? तो बेन जॉनसन का। यही ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लेकिन ये जो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, किसका विचार है? तो एडिसन का विचार है। किसका विचार है? एडिसन का विचार। ये जो बी नंबर दिया है ना ऑप्शन, ये एडिसन का विचार। ए नंबर जो है वह बेन जॉनसन का विचार है। 64 नंबर क्वेश्चन है, 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को किसे नहीं मिला था? तो रॉबिन्सन क्रूसो को। अब पूछे कितने वर्षों तक? तो 16 वर्षों तक। कितने? 16 वर्षों तक। 65 नंबर है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्षों तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। ठीक है ना, मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना, ये किसका उद्देश्य होता है? तो अभी बताए स्पीच। बातचीत क्या होता है? तो घरेलू मन रमाने का ढंग है। ठीक है ना, घरेलू मन रमाने का ढंग। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? तो जोश एवं उत्साह पैदा कर देना मन में। 67 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक ललित निबंध में वाक् शक्ति के किन दो फायदों को बताया गया है? तो यहाँ पे जो है ना वो दो फायदा जो है स्पीच और बातचीत। कौन सा? स्पीच और बातचीत। स्पीच में कहा जाता है कि इसमें वक्ता को, ठीक है ना, वक्ता को नाज नखरे नाज नखरे जाहिर करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, इसमें करतल ध्वनि आवश्यक होती है, करतल ध्वनि। इसमें चुटीली बात जरूरी होता है। ठीक है, चुटीली बात। तो तीनों की आवश्यकता होती है स्पीच में, जबकि बातचीत में सब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। वक्ता को नाज नखरे जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा है? तो बेन जॉनसन। किसने? बेन जॉनसन। असल बातचीत वाला अगर बात पूछे कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकती थी, किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था। किसने? एडिसन। तो टोटल आपका 68 क्वेश्चन रहा। ठीक है, इस पहला चैप्टर से इतना क्वेश्चन कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो 68 क्वेश्चन पहला चैप्टर से है। इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। अब इसमें हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है,
यहाँ से हम लोग पहला प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरा कर लें। पहला प्रश्न है कि अगर 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 हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता है, ठीक है। कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता है। पहले आप इसका अर्थ देखिए, वाक शक्ति। तो वाक शक्ति का अर्थ क्या होता है, बोलने की शक्ति। क्या होता है, बोलने की शक्ति। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को लिखना है ना, तो आप पहले ये सोचिए कि साधारण सा बात है। सोचिए कि अगर आप गूंगा रहते हैं, मतलब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर आप गूंगा रहते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, आप बोलने का प्रयास करते, आप बोल नहीं सकते, तो आपकी दशा कैसी होती, नहीं आप कैसे रहते, ठीक है। तो इसी का आंसर यहाँ पे कि अगर अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो ये जो आपको इतना जो पॉइंट दिख रहा है ड्रॉ वाला, ठीक है, तो ये सब क्या है, तो ये जो है अभी क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो, या फिर अगर मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया कि अगर मनुष्य में, ठीक है, अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। कैसी, गूंगी, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग लाइन में याद रखना है। सबसे पहले याद रखना कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। लोग, ठीक है ना, कौन, लोग, ठीक है, लोग यानी मनुष्य अवाक होने के कारण किसी कोने में बैठे रहते, ठीक है। तो ये वाला याद हो जाएगा कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। लोग अवाक होने के कारण किसी कोने में बैठे रहते, ठीक है, और अपना सुख दुख किसी से कह सुन नहीं पाते। अगर गूंगा रहते, व्यक्ति या गूंगा रहते तो वह सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, ठीक है। लोग जब अवाक, यानी अवाक का मतलब होता है गूंगा, यानी चुप होने के कारण, ठीक है। चुप होने के कारण जो है वह किसी कोने में बैठे रहते और अपना जो सुख दुख होता है वह किसी से कह सुन नहीं पाते। और सभी मनुष्य जो है जानवर की भांति लगते, जैसे जानवर की दशा आप देखते हैं ना, जानवर नहीं बोल पाता है तो कैसे उसकी दशा होती है, एकदम गूंगा गूंगा। तो वहीं जो है वह हम लोग मनुष्य भी लगते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। यानी बातचीत के संबंध में पहले हमने बेन जॉनसन का विचार, ऑब्जेक्टिव हमने याद किए हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। ये किसका विचार हो गया, तो बेन जॉनसन का, किसका, बेन जॉनसन का, ठीक है। यहाँ पे रुकिए 1 मिनट। ये जो है यानी तो यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक ये जो है वो किसका विचार है, तो बेन जॉनसन का विचार है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि ये तो क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से आंसर कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन का क्या मत है, या मत मतलब क्या होता है, विचार, क्या होता है, विचार। तो एडिसन का क्या विचार है, तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ठीक है। यानी एडिसन का क्या विचार है, तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। अब इसका तात्पर्य यह है कि जब 2 व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले बताएं कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। लोग जब अवाक होने के कारण कोने में बैठे रहते, सुख दुख किसी से कह सुन नहीं पाते, और जो लोग हैं मनुष्य जानवर की भांति लगते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बताए कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन एडिसन के क्या विचार है, तो बेन जॉनसन के विचार है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार। तो ऑब्जेक्टिव भी देखे कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है, तो बोलने से, ठीक है, या गुण दोष का पता कैसे चलता है, बोलने से। एडिसन का क्या विचार है, तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब 2 व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, अर्थात तो एकदम दिल खोल कर बात करते हैं। उसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो बातचीत करने का एक कला है जो यूरोप के लोगों में काफी प्रचलित है, ठीक है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक कला है जो यूरोप के लोगों में काफी प्रचलित है। इसमें बातचीत ऐसे चतुराई के साथ किया जाता है जिससे सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। तो बहुत साधारण साधारण जो है आंसर लिखा गया, एक बार आप पढ़िएगा इससे याद हो जाएगा, ठीक है ना, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए
उसके बाद से चौथा क्वेश्चन देखते हैं, राम रमोल का अर्थ बताइए। यानी राम रमोल का अर्थ क्या होता है? तो 4 से अधिक, देखिए यहाँ पे ऐसे आप पढ़िएगा, ठीक है। तो 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत को हम लोग क्या कहेंगे? राम रमोल कहेंगे। क्या कहेंगे? राम रमोल। 4 से अधिक की बातचीत की हम लोग व्यक्ति 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत को हम लोग क्या कहेंगे? राम रमोल कहेंगे। तो ये आपका 4 क्वेश्चन हुआ। सबसे पहले अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? बातचीत के संबंध में वेन जॉन्सन एडिसन के क्या विचार है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? राम नमोल का क्या अर्थ है? अब यहाँ से एक दो और छोटा छोटा क्वेश्चन को देख लीजिए कि ये जो बातचीत का मुख्य प्रकरण से क्वेश्चन है कि दो हम सहेलियों की बातचीत की क्या स्थिति होती है। तो दो हम सहेली की बातचीत जो है वो रस से भरी होती है, ठीक है ना। किससे? रस से भरी होती है। लेखक कहते हैं कि इसका सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए जिसको कभी इनकी बातें सुनने का मौका नसीब हुआ हो। मनुष्य की लास्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन, मतलब क्या होता है? नया, ठीक है, नया संसार की रचना कर सकता है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप है। क्या है? आत्मवार्तालाप, यानी अपने आप से बातचीत करना। देखो, तो ये मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप है, अर्थात मनुष्य को अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे वह खुद अपने आप से बात कर सके। इससे क्रोध पर नियंत्रण होगा। किसी से वैर, वैर मतलब क्या होता है? तो शत्रुता, ठीक है। शत्रुता कहने का मतलब दुश्मन है, ठीक है। इस प्रकार से वो अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, ठीक है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप है। क्या है? आत्मवार्तालाप अर्थात मनुष्य को अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे वो खुद अपने आप से बात कर सके। इससे क्रोध पर नियंत्रण होगा, किसी से दुश्मनी नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार से वो अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो ये आपका पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। और फिर जो है हम लोग दूसरा चैप्टर, सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे बहुत जल्द। उसका नाम है उसने कहा था। क्या नाम है? उसने कहा था, कहानी है, ठीक है। तो आशा करते हैं पहला चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ से जो है वो हम लोग अब दूसरा चैप्टर, इसको जो है वह आप नोट कर लीजिएगा, फिर नोट्स जो भी है आप अपना बना लीजिएगा और इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।